हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स की सीरीज जो है, रिवीजन सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं। और जनवरी फरवरी मार्च का ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूं आप लोगों को। जिन स्टूडेंट्स को कवर करना है, प्लेलिस्ट में जाकर आप कवर कर सकते हैं। पूरा पूरा महीने का जो है वो कंपाइलेशन वीडियो डाल दिया गया है। और अभी हम लोग अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स जो है रिवीजन उसको शुरू कर रहे हैं। और प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए ये तैयारी मैं आपकी करवा रहा हूँ। ये जो पूरे मतलब डेट वाइज जितनी भी न्यूज मैंने कवर कराई है उसका पूरा का पूरा मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आप लोगों का। और बट यहाँ पर सिर्फ प्रीलिम्स को टारगेट कर रहा है, क्योंकि डेली लेक्चर्स में मैं प्री और मेंस के हिसाब से आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करता हूँ। और ये रिवीजन सीरीज है आपकी, तो यहाँ पर प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है कि आपको अगर डिटेल में पूरे पूरे वीडियो देखने हैं, जो कि एक एक वीडियो एक एक दिन का करीब 30-40 मिनट 1 घंटे का आपको मिल जाएगा, तो आप वो देख सकते हैं। वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग बात करेंगे नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर के बारे में, कनेक्ट के बारे में। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे इंप्लीमेंट किया गया है एम्स के द्वारा। और जितने भी डॉक्टर्स हमारी कंट्री के हैं उनको आपस में रियल टाइम बेसिस पर कनेक्ट करने के पर्पस के लिए, कि वो कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट कर सकें, उसके लिए ये हमने नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर जो है वो शुरू किया है। और ये 24/7 अवेलेबल है और काफी सिंपल टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। 2 वे ऑडियो वीडियो जो है इसमें हमें देखने को मिलेगा। मतलब कि सिंपल चीज आपको ये बस ध्यान में रखनी है कि इसकी जो शुरुआत हुई है ये किस पर्पस के लिए हमें देखने को मिली है, कि डॉक्टर जो है वो ट्रीट कर सके आपस में कनेक्ट करके कोविड-19 के पेशेंट को। तो उसके लिए ये नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर जो है वो हमने शुरू किया है। और बिल्कुल व्हाट्सएप, स्काइप और ये गूगल डियो ना, इन प्लेटफॉर्म्स पर हमें देखने को मिलेगा कि डॉक्टर जो है वो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। और जो भी उनकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आ रही है, यानी कि पेशेंट को ट्रीट करने में, तो उसको आपस में कंसल्ट करके डॉक्टर जो है वो पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। तो यह चीज इसकी हमें खासियत देखने को मिलती है। अच्छा, शायद थोड़ा सा वॉइस में दिक्कत आ रही होगी, अब नहीं आएगी। तो चलो आगे की बात करते हैं। इन्वेस्ट इंडिया इसने लॉन्च किया है द इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म को। तो पहले जान लेते हैं इन्वेस्ट इंडिया के बारे में कि इन्वेस्ट इंडिया है क्या। तो इसको समझ लो आओ। तो इन्वेस्ट इंडिया नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी है इंडिया की। इसे सेटअप किया गया है एज अ नॉन प्रॉफिट वेंचर के तौर पर। और ये DIPP डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है, तो उसके तहत ये हमें देखने को मिलती है। इन्वेस्ट इंडिया नाम से हमारा इन्वेस्ट इंडिया, इसका काम क्या होता है कि जितने भी हमारी कंट्री के अंदर बिजनेस है उसको स्टैब्लिश करना, ऑपरेट करना, एक्सपेंड करना, सभी इन्वेस्टर्स को जो है वो एक साथ इकट्ठा करके इन्वेस्टर सही चॉइस जो है वो ले सकें, तो उसके लिए उनकी मदद करती है ये। और इसके अलावा ये 2010 से ही हमने शुरू कर दी थी। और इंडिया के अंदर इन्वेस्ट इंडिया को ये जॉइंट वेंचर कंपनी के तौर पर काम करती है। इसमें DIPP जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है, DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, तो उसके 35% इक्विटी, 35% शेयर इसके हैं। FICCI के 51% शेयर हैं। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उनके 0.5% शेयर इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। अब बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म इसका क्या है गाइस, तो इन्होंने लॉन्च किया ये वाला प्लेटफॉर्म। ये इन्वेस्टर जो है उनको, इन्वेस्टर्स और बिजनेस को बताएगा कि इंडिया के अंदर कितना एक्टिव रिस्पांस हम लोग को कोविड-19 का देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस की रियल अपडेट्स जो है वो प्रोवाइड कराने को लेकर ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिससे कि बिजनेस वगैरह जो है या फिर इन्वेस्टर्स वगैरह जो है वो सही डिसीजन ले सकें कोरोना वायरस के केसेस को देखते हुए। तो ये चीज बस इसकी थी, सिंपल सी, बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। PM केयर्स फंड की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये सेटअप किया गया है एज अ नेशनल फंड के तौर पर कोविड-19 पैंडेमिक को डील करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसके चेयरमैन के तौर पर हमें देखने को मिल रहा है PM केयर फंड के, राइट। इसमें दूसरे मेंबर जो है वो है डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका क्या है गाइस, तो किसी भी प्रकार की इमरजेंसी या डिस्ट्रेस सिचुएशन हमारी कंट्री में आती है, जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक, तो उससे डील करने के लिए ये PM केयर फंड जो है वो बनाया गया है। ये फंड जो है वो मदद करेगा सहायता प्रोवाइड कराने में, राहत प्रोवाइड कराने में, कि जो भी पेंडेमिक के दौरान जो भी लोग अफेक्ट हुए हैं तो उनको राहत मिलेगी इस फंड के पैसों से। ये फंड जो है गाइज ये माइक्रो डोनेशन को इनेबल कर रहा है, जिससे कि ज्यादा मात्रा में लोग जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट ऑफ द डिनोमिनेशन में भी कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, 10 रुपए में भी कंट्रीब्यूशन जो है वो हो सकता है इसका। तो ये वाली चीज इसकी हमें देखने को मिल रही है। और कंट्रीब्यूशन जो कॉर्पोरेट जो करते हैं, मतलब जो कंपनीज वगैरह जो करती हैं, तो जो भी CSR के तौर पर कंपनी जो करती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर, तो वो भी इसके अंदर जो है वो शामिल किया गया है। तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए।
अब देखो, एयर प्यूरिफाइंग टेक्नोलॉजी टू डिसइंफेक्ट स्टेट हॉस्पिटल्स, तो सरकारी अस्पताल जो हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए एयर प्यूरिफाइंग टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिल रही है। साइटेक एरियन हमें देखने को मिलती है, उसके द्वारा डेवलप की गई है ये टेक्नोलॉजी। इनके साइटेक पार्क पुणे के अंदर ये कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है। और टेक्नोलॉजी जो है वो वायरल लोड को रिड्यूस करेगी इन्फेक्टेड एरियाज में, एक रूम के अंदर 1 घंटे के अंदर मात्र। तो बस ये एक टेक्नोलॉजी के बारे में बस आपको पता होना चाहिए। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 1 करोड़ रुपए इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है वो रिलीज करे हैं। राइट, तो ये वाली चीज है जिसका आइडिया रखो आप। और इसे निधि प्रयास प्रोग्राम जो शुरू किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो ये वाला चीज भी आप ध्यान में रखना, निधि प्रयास प्रोग्राम डीएसटी के द्वारा जो शुरू किया गया, तो उसके अंडर जो है ये बनाई गई है ये वाली चीज। अब निधि प्रयास प्रोग्राम, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो निधि इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, की नए नए इनोवेशन लाए जाए हमारी कंट्री के अंदर। ये अम्ब्रेला प्रोग्राम है डीएसटी का। और ये फोकस किसके ऊपर करता है कि नई नई प्रकार के आइडियाज, नई नई प्रकार के इनोवेशन, नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे इंडिया के अंदर आए। स्टार्टअप जो है वो सक्सेसफुल स्टार्टअप जो है वो नई नई टेक्नोलॉजीज जो है वो इनोवेट करें और नए नए आइडियाज के थ्रू नई नई टेक्नोलॉजी सामने आए, जिससे कि लोगों की लाइफ जो है वो आसान हो सके। इस इनिशिएटिव के अंदर डीएसटी ने लॉन्च किया है निधि प्रमोटिंग एंड एक्सेलरेटिंग यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स, निधि प्रयास प्रोग्राम को। और प्रोग्राम मदद करता है एंटरप्रेन्योर्स को जिनके पास एक अच्छा आइडिया होता है इन्वेस्टर ढूंढने में। राइट, तो ये इस प्रोग्राम का मेन फोकस होता है। क्योंकि वो क्या होता है कि एक एंटरप्रेन्योर्स है, उनके पास अच्छा आइडिया है, एक इनोवेटर है उसके पास अच्छा आइडिया है, बट प्रैक्टिकली उसको उस पर काम करना वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब फंडिंग मिल पाएगी। तो ये फंडिंग, अगर एक अच्छा आइडिया है तो उसमें इनको फंडिंग वगैरह जो है वो मिल जाती है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है इनोवेटर को, टेक्निकल गाइडेंस मिल जाते हैं, बिजनेस मेंटरशिप मिल जाती है, तो ये सब चीजें मिल पाती हैं। अब हिमालयन आइबेक्स की हम बात करें तो ये एक प्रजाति हम लोग को देखने को मिलती है। तो साइंटिस्ट जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हैं उन्होंने प्रूव किया है कि हिमालयन आइबेक्स जो है वो एक डिस्टिंक्ट स्पीसीज हम लोग को साइबेरियन आइबेक्स से देखने को मिलती है, यानी कि अलग प्रजाति है ये। आइबेक्स की बात करें तो साइबेरियन आइबेक्स जो है वो जंगली गोट है, जंगली ये बकरी है। और ये हमें देखने को मिलती है कि कोल्ड डेजर्ट में, रॉकी आउटक्रॉप्स में, स्टीप टेरेन में, हाईलैंड फ्लैट्स में और माउंटेन रिजेस जहां पर होते हैं और लो माउंटेन और फुट हिल्स पर भी ये पाई जाती है। मतलब बर्फ इलाके में रहने वाली जो बकरी हैं वो पाई जाती हैं। हिमालयन आइबेक्स जो है गाइस, ये हम लोग को ट्रांस हिमालयन रेंज जो जम्मू एंड कश्मीर का, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का देखने को मिलता है, वहां पर पाई जाती है। IUCN की रेड लिस्ट के अंदर ये लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में हमें देखने को मिलती है। अब देखिए, कॉन्वल्जेंट प्लाज्मा थेरेपी की बात करें तो स्टार्टिंग में जब ये आई थी तो बहुत लोग परेशान हुए थे इस चीज को लेकर, बट अभी जो है वो मना कर दिया गया कि कॉन्वल्जेंट प्लाज्मा थेरेपी जो है वो उतनी अच्छी नहीं, उतनी ठीक नहीं है। अब देखो, यहाँ पर आपको मेनली कॉन्वल्जेंट प्लाज्मा थेरेपी के बारे में क्या चीज जो है वो जाननी है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर सिंपल सी चीज आपको इसकी प्रोसेस पता होनी चाहिए कि ये है क्या, मतलब किस टाइप से ये काम करती है। तो जैसे कि एक पेशेंट है, ठीक है, जैसे कि मैं हूं, मुझे कोरोना वायरस हुआ, मैं ठीक हो गया अपने आप, ठीक है, कोरोना वायरस से मेरी इम्यूनिटी अच्छी है, मैं ठीक हो गया, और हुआ भी था एक्चुअल में मुझे। तो मेरी बॉडी में क्या हुआ कि मेरी बॉडी की जो एंटीबॉडीज है वो अच्छी हैं, उनको पता है कि कोरोना वायरस को कैसे डील करना है, कैसे मारना है। मतलब मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा है, मतलब कि मेरी एंटीबॉडीज केपेबल है कोरोना वायरस को मारने की। तो यहाँ पर पूरा खेल जो होता है वो एंटीबॉडीज का होता है। अब एक कोई पेशेंट है, अब मैं ठीक हो गया, मैं रिकवर कर गया, अब एक कोई एक्स पेशेंट है, अब उस पेशेंट की तबीयत खराब है, तो मेरी बॉडी से ये प्लाज्मा को, स्पेशली एंटीबॉडीज को निकालकर सामने वाले की बॉडी में डाल दिया जाता है, जिससे कि मेरी एंटीबॉडीज जो है वो उस व्यक्ति की, उस पेशेंट की एंटीबॉडीज को सिखा सकेंगे कि इस वायरस को जो है वो कैसे मारना है और फिर मारा जा सके, या फिर सामने वाले की एंटीबॉडीज को ट्रिगर करने के पर्पज के लिए मेरी एंटीबॉडी जो है वो उनकी बॉडी में एंटर करवाई जाती है। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। राइट, WHO की क्या गाइडलाइन जो है वो इस रिगार्ड में हमें देखने को मिलती है। तो WHO की गाइडलाइन 2014 में जो आई थी, इसमें कहा गया था कि डोनर्स की परमिशन पहले लेनी पड़ेगी प्लाज्मा निकालने से पहले। प्लाज्मा एक बार रिकवर्ड पेशेंट से ही निकाला जाएगा, मतलब जो पेशेंट रिकवर हो गए हैं उन्हीं से निकाला जाएगा। और डोनेशन मस्ट बी डन फ्रॉम पीपल नॉट इन्फेक्टेड विद HIV, हेपेटाइटिस, साइफिलिस और दूसरा इन्फेक्शियस डिजीज। तो जो भी डोनर होगा ये देखना पड़ेगा कि यार उसको कोई इन्फेक्शियस डिजीज ना हो। पता लगे एक इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए उससे प्लाज्मा निकाला जा रहा है और जिस व्यक्ति की तबीयत ऑलरेडी कोरोना वायरस के कारण खराब है उसको और नया इन्फेक्शन डेवलप हो जाए, तो इसमें तो और स्थिति जो है वो खराब हो जाएगी। तो ये सब गाइडलाइन जो है वो WHO ने दी थी। और देखो, एक चीज इंपॉर्टेंट है, इफ प्लाज्मा नीड्स टू बी कलेक्टेड अगेन फ्रॉम द सेम पर्सन, एक व्यक्ति से फिर से अगर प्लाज्मा कलेक्ट करना है तो इट मस्ट बी डन आफ्टर 12 वीक्स ऑफ द फर्स्ट डोनेशन फॉर मेल्स एंड 16 वीक्स फॉर फीमेल्स। एक व्यक्ति ने प्लाज्मा ऑलरेडी अपना दे दिया,
तो उसके बाद अगर वो मेल है तो उसे 12 हफ्ते रुकना पड़ेगा, फिर वो दे सकता है। अगर वो फीमेल है तो उन्हें 16 हफ्ते रुकना पड़ेगा, तब वो दे पाएंगे। ठीक है, तो बस ये चीज आप थोड़ी सी एक थोड़ा ध्यान में रखना, बस बाकी और कुछ नहीं। एक्सरसाइज रेड फ्लैग किससे एसोसिएटेड है, ये क्वेश्चन आएगा। तो 2 हफ्ते की एडवांस्ड एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स ने इसको कैंसिल कर दिया, इसके फेज 1 को, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, और ये अलास्का में होनी थी। और इंडियन एयरफोर्स जो है गाइज, ये इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाली थी। सुकोई Su-30 फाइटर जेट जो है ये हमें देखने को मिल रहा था। अब देखो, एक्सरसाइज रेड फ्लैग जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स की एक्सरसाइज है और इसमें हमारी इंडिया पार्टिसिपेट करने वाली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 269 और सेक्शन 270 धारा 269 270 आईपीसी की किससे डील करती है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। तो 269 निग्लेक्ट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ प्रोवाइड्स फॉर अ जेल टर्म ऑफ 6 months एंड और फाइन। तो ये आईपीसी की धारा 269 कहती है कि इन्फेक्शियस डिजीज को जानबूझकर अगर कोई व्यक्ति फैला रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, 6 महीने की सजा और फाइन जो है वो उससे चार्ज किया जाएगा। तो ये ध्यान में रखना। और सेक्शन 270 मैलिग्नेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ प्रोवाइड्स अ जेल टर्म ऑफ 2 years एंड और फाइन। वर्ड मैलिग्नेंटली इंडिकेट्स अ डेलिब्रेट इन्फेक्शन ऑन पार्ट ऑफ द अक्यूज। जैसे कि कोई खतरनाक बीमारी है, सामने वाला जानबूझकर थूका थाकी कर रहा है, जैसे कि काफी सारे वीडियोस आए थे, आपको याद होगा, लोग बाग जो है वो थूक रहे हैं इधर उधर, जानबूझकर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वायरस को। तो ये सेक्शन जो है वो लागू होते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कोरोना वायरस के समय पर कौन से आईपीसी की धाराएं हमें देखने को मिल सकती हैं जो लागू की गई थी। तो 269 270 ये ध्यान में रखना। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 प्लस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप सेटलमेंट स्कीम, तो इसके बारे में भी चलो जानते समझते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इस चीज को जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप सेटलमेंट स्कीम हमें देखने को मिल रही है। तो इमीडिएट रिलीफ जो है वो प्रोवाइड करने के पर्पस के लिए, राइट, कि जो लॉ एबाइडिंग कंपनीज जो है, मतलब ऐसी कंपनीज जिनको टाइम बाउंडेशन के थ्रू जो है वो अपने प्रोजेक्ट जो है वो देने पड़ते हैं, सबमिट करने पड़ते हैं, और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है तो इसको जो है वो रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए लागू कर दिया गया है। इस स्कीम का पर्पस क्या है, तो स्कीम जो है वो इंसेंटिवाइज करेगी कंप्लायंस को और रिड्यूस करेगी कंप्लायंस बर्डन को इस पर्टिकुलर समय पर, जिस समय पर जो कोरोना वायरस हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि होता है ना कि कई बार कंपनीज वगैरह को टाइम पर जो है वो कुछ अपनी रिटर्न्स वगैरह फाइल करने होते हैं, राइट। जैसे कि हर साल हम देखते हैं कि 1 अप्रैल पर कंपनीज पर जो है वो अपने कंपनी को अपने रिटर्न जो है वो फाइल करके देने पड़ते हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और इसके अलावा जैसे ही 30 सितंबर 2020 खत्म होता है तो उस समय मतलब जो कंपनी जो होती हैं उन्हें रजिस्ट्रार्स को कंपनीज के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर, जैसे कि आपके फ्रेंड या फिर अगर आप खुद भी कंपनी सेक्रेटरी के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आपको पता होगा कि कंप्लाइंस वगैरह फाइल करने होते हैं, राइट, रजिस्ट्रार को। तो इन्होंने थोड़ा सा वो दे दिया था और रिलैक्सेशन दे दिया था इसके तहत, और अगर वो फाइल नहीं कर पाए तो उनके ऊपर फाइन भी इंपोज नहीं होगा। तो ये वाली बात भी हमें देखने को मिली थी। दोनों ही स्कीम, बोथ स्कीम ऑल्सो कंटेन्स प्रोविजन फॉर गिविंग इम्यूनिटी फ्रॉम पीनल प्रोसीडिंग, तो सामने वाली कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, इंक्लूडिंग अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी फॉर लेट सबमिशन। तो लेट सबमिशन से भी रिलैक्सेशन दे दिया कि उस पर भी उनको कोई पेनाल्टी वगैरह नहीं लगेगी। अब देखो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये भी आप लोग के लिए जानना थोड़ा सा जरूरी है कि ये क्या है। तो इट इज अ पार्टनरशिप इन विच सम और ऑल पार्टनर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। इट इज देयर फॉर एग्जिबिट्स एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप एंड कॉपरेशन। अब देखो, इसमें सिंपल और आसान भाषा में ये होता है कि जैसे कि एक कंपनी के अंदर ABC तीनों पार्टनर है, ठीक है, 3 पार्टनर है। अब हर एक पार्टनर का इन्होंने वो डिसाइड, चलो 4 पार्टनर मान लेते हैं, D, सबकी 25% कंपनी के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी की बात हो रही है, मतलब कि अगर बी पार्टनर अगर चला गया तो ये भैया अपने अपने हिस्से के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बी के हिस्से के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्योंकि होता है ना कई बार पार्टनरशिप फॉर्म जो होते हैं उसमें से एक पार्टनर घोटाला करके भाग गया, अब दूसरा पार्टनर है उसके ऊपर पूरी बात आ जाती है कि भाई वो भगा तो भगा बट कंपनी तो साथ में थी ना तुम्हारी पार्टनरशिप में, तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी, जो शेयर होल्डर है जिनने पैसे लगाए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, राइट। बट यहां पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, हर एक पार्टनर की अपनी इंडिविजुअल जो होती है वो लायबिलिटी हमें देखने को मिलती है। वन पार्टनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर और लायबल फॉर अनदर पार्टनर्स मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस, ठीक है। तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के मिसकंडक्ट के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। सिंपल सी चीज, बस ये ध्यान में रखो, उससे ज्यादा ध्यान में रखने की कुछ आवश्यकता नहीं है। और बीइंग द सेपरेट लेजिस्लेशन, ये सेपरेट एक अलग कानून है,
तो ये अलग कानून लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का 2008 में बना था, और प्रोविजन जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हैं वो इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, राइट। कि जब भी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट जो होता है पार्टनर्स के बीच में, तो उसे रेगुलेट किया जाता है एलएलपी के तौर पर, ना कि आईपीए के तौर पर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तौर पर इसे नहीं किया जाता। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। अब बात हो रही है एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम के बारे में, एईएस के बारे में। तो कॉजेज जो एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम के हैं उस पर रिसर्च अभी भी जारी है, बट जैसे ही आप एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम की बात करेंगे तो सुनेंगे तो आपको तुरंत लीची फ्रूट जो है वो दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि बिहार के अंदर लीची फ्रूट खाकर, खाली पेट बच्चों ने लीची फ्रूट खाया था और रातों रात जो है वो उनकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो गया। और सबसे बुरी लापरवाही जो हुई थी कि बच्चों को जब एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था उनके घर से, तब एम्बुलेंस में उनको ग्लूकोज नहीं चढ़ाई गई, जिस कारण बच्चों की मौत हो गई। तो ये चीज जो है वो यहाँ पर देखने को मिली थी। तो क्योंकि लीची जो फ्रूट होता है उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल कंपोजिशन होते हैं जिसके कारण ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो डाउन हो जाता है। तो इसलिए लीची फ्रूट को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो है गाइज ये हाइपोग्लाइसीमिया से एसोसिएटेड है। बच्चे के अंदर क्लिनिकल न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होने लगता है, जिसके अंदर मेंटल कंफ्यूजन होती है, डिसोरिएंटेशन होता है, कन्वल्जन होता है, डेलीरियम होता है, या फिर बच्चे कोमा में भी चले जाते हैं। और मेनिंगिटिस जो होती है ये एक वायरस या फिर बैक्टीरिया के कारण होती है, और एंसीफिलिटिस, जिसको ज्यादातर हम लोग जापानीज एंसीफिलिटिस कहते हैं, ये वायरस के कारण होती है। एंसीफेलोपैथी, सेरिबुलर मलेरिया, स्कर्ब, टाइफस, ये सब बैक्टीरिया जो होते हैं इन्हें कलेक्टिवली एक्यूट एंसीफिलिटिस सिंड्रोम जो है वो कहा जाता है, राइट। तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखनी है। और लीची फ्रूट कैसे अफेक्ट करता है, तो लीची फ्रूट में आपको ध्यान में रखना है कि इसको खाने से ग्लूकोज लेवल जो होता है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि इस फ्रूट के अंदर हम लोग को एक टॉक्सिन देखने को मिलता है जो कि है हाइपोग्लाइसिन ए और मिथाइलिन साइक्लोप्रोपिल ग्लाइसिन, MCPG, जिसके कारण बच्चों में वॉमिटिंग आती है। इफ इंजेस्टेड इन लार्ज क्वांटिटी, अगर ज्यादा मात्रा में वो खा लेते हैं तो उनको वॉमिटिंग होने लगती है। और देखो ये जो है हाइपोग्लाइसिन ए, ये नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड हमें देखने को मिलता है, ये कच्चे लीची में पाया जाता है, इसके कारण सीवियर वॉमिटिंग होती है। इसको जमाइकन वॉमिटिंग सिकनेस भी जो है वो कहा जाता है। वाइल MCPG ये पॉइजनस कंपाउंड होता है जो कि लीची के बीज में पाया जाता है। तो ये उन बच्चों को अफेक्ट करता है जो मतलब अंडर नरिश बच्चे होते हैं, कुपोषित बच्चे होते हैं, उनका ब्लड ग्लूकोज जो होता है वो शार्पली फॉल हो जाता है और सीवियर ब्रेन मैल फंक्शन होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण बच्चे जो है वो कोमा में चले जाते हैं, या फिर काफी केसेस में बच्चों की मौत भी हो जाती है। और क्योंकि उनकी बॉडी में पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं होता, वो खाली पेट जो है वो लीची को खाकर सो जाते हैं, और रातों रात जो है वो उनकी बॉडी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो ये ग्लूकोज बनाने का वो होता है ना सिस्टम बॉडी के अंदर, वो ब्लॉक हो जाता है, और जैसे ही वो ब्लॉक होता है बच्चों की जो है वो मौत हो जाती है। बट हाँ, थोड़ा समय मिलता है, उस समय रहते अगर बच्चे को वो कर दिया जाए, मतलब कि ग्लूकोज दे दिया जाए, तो जान बचाई जा सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है प्रीलिम्स के लिए, थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। अर्थ आर जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है मार्च के अंदर, लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च, आखिरी शनिवार मार्च का, और 8:30 बजे ये ऑब्जर्व किया जाता है अर्थ आर। और ये इनिशिएटिव जो है ये डिजिटल हुआ था काफी सारी कंट्रीज में, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, राइट। तो अर्थ आर के बारे में आपको पता होना चाहिए। अर्थ आर एक एनुअल इवेंट है, हर साल होता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा, WWF के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस समय फोकस किया जाता है कि हम लोग अपनी एनर्जी को बचाएं, पावर को बचाएं, कंजर्व करें। ड्यूरिंग दिस टाइम सिविलियंस आर एनकरेज टू स्विच ऑफ देयर लाइट्स फॉर 1 आवर। इस समय सिटीजन्स को कहा जाता है भैया लाइट वाइट बंद कर दो अपनी 1 घंटे के लिए। और इसमें ये इससे रिड्यूस होती है ग्लोबल वार्मिंग, और लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट होती है कि हम लोग जो आज की डेट में वेस्टेज करते हैं पावर का, तो उससे ये धरती का नुकसान हो रहा है, क्लाइमेट चेंज उसके कारण हमें देखने को मिल रहा है। और ये इवेंट शुरू हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2007 में। अर्थ डे कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और इट सेलिब्रेट्स अवर नेचुरल एनवायरनमेंट बाय इंस्पायरिंग पीपल टू प्लांट ट्री। लोगों को बोला जाता है कि भाई पेड़ पौधे लगाओ, एफॉरेस्टेशन करो, रिसाइकिल करो रेगुलर बेसिस पर, और प्लैनेट को अच्छा रखो, सही रखो। अब सोडियम हाइपोक्लोराइट की यहाँ पर बात हो रही है, तो रिसेंटली माइग्रेंट वर्कर्स जो ट्रैवल कर रहे थे अपने अपने घरों में, तो उनके ऊपर ये चीज छिड़क दी गई थी। आपको याद आ रहा होगा, पिछले साल की न्यूज थी, ये अपन रिवीजन पिछले साल के ही कर रहे हैं, बट आपको याद है कि पेपरों में आया था कि बेचारे वर्कर्स जो है वो बैठे हुए थे और उनके ऊपर ये छिड़क दिया था, ये वाली चीज क्या बोलते हैं, सैनिटाइजर छिड़क दिए गए थे ऊपर से नीचे तक।
राइट। तो ये जो केमिकल जो था इसके अंदर वो था सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। तो याद रखना ये केमिकल जो होते हैं किसके अंदर, सैनिटाइजर के अंदर, तो ये सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन होते हैं जिन्हें ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर यूज किया जाता है और स्विमिंग पूल को सैनिटाइज करने के पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर क्लोरीन होता है जो कि एक डिसइंफेक्टेंट होता है, और WHO और USA सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन इन्होंने रिकमेंड किया था कि होममेड ब्लीच सोल्यूशन जो होता है उसमें 2 से 10% कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो हार्ड सर्फेसेस को क्लीन करने के पर्पस के लिए किया जाता है, राइट। और ये इवन कोरोना वायरस को भी क्लियर करने के पर्पस में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखो एक सोल्यूशन के अंदर 1% अगर ये होगा सोडियम हाइपोक्लोराइट, तो ये डैमेज जो है वो कर सकता है स्किन को किसी की भी अगर वो उसके कांटेक्ट में आते हैं। एंड इफ इट गेट्स इनसाइड द बॉडी, अगर बॉडी के अंदर ये चला जाता है तो सीरियस हार्म जो है वो लंग्स में हो सकता है। तो ये वाली चीज है, इसको लेकर काफी क्रिटिसिज्म भी चल रहा था, बट जो अथॉरिटीज है उन्होंने बताया कि हमने जो ये यूज किया है वो बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में किया है जो कि बॉडी को इन्फेक्ट नहीं करता, राइट। एनआरआई कैन इन्वेस्ट इन स्पेसिफाइड सरकारी बॉन्ड, तो एनआरआई जो है वो सरकारी बॉन्ड्स पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो रिसेंटली आरबीआई ने कहा, मतलब इंट्रोड्यूस किया था एक चैनल फुली एक्सेसिबल रूट FAR, जिसके तहत एनआरआई जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं कुछ सरकारी बॉन्ड्स के अंदर। और ये 1 अप्रैल 2020 से इन्होंने इफेक्ट कर दिया था, लागू कर दिया था। ये बेसिकली इसलिए किया गया था क्योंकि सरकार को चाहिए था थोड़ा पैसा, फंडिंग की आवश्यकता थी, तो आरबीआई ने सोचा कि इस रूट के थ्रू जो है वो हम लोग फंडिंग जो है वो इकट्ठी कर सकते हैं। तो ये वाली चीज हमें देखने को मिली थी। आरबीआई ने कहा कि ऑल न्यू इशुएंस, यानी कि जितनी भी नई सरकारी सिक्योरिटीज हैं, G-Sec जो है 5 साल की, 10 साल की, 30 साल के टेन्योर की, उसमें ये इन्वेस्टमेंट जो है वो किया जा सकता है। यानी कि इस प्रकार की जो बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, उसमें एनआरआई इन्वेस्ट कर सकते हैं। नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर जो है ये इन्वेस्ट कर सकते हैं स्पेसिफाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बिना किसी इन्वेस्टमेंट सीलिंग के, यानी कि एन अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई सीलिंग जो है वो लगाई नहीं गई है। अब बात करते हैं, IIT बॉम्बे ने अल्ट्रावॉयलेट सैनिटाइजर जो है वो बनाया, राइट, डेवलप किया। तो इसको लेकर ये टॉपिक था, किस पर्पस के लिए किया गया, जैसे कि वॉलेट्स वगैरह जो होते हैं उसको स्टरलाइज करने के लिए, पर्स को और दूसरे स्मॉल आइटम्स को स्टरलाइज करने के लिए जो हैंड टू हैंड पास होते हैं। तो ये वाली चीज़ थी जिसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। तबलीगी जमात, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है भाई कि 200 से ज़्यादा लोग जो है वो पॉजिटिव हुए हैं कोविड-19 से, और 4000 लोग जो थे जो दिल्ली के अंदर मरकाज निज़ामुद्दीन में इकट्ठा हुए थे। पता होगा आपको, काफ़ी ज़्यादा इस पर्टिकुलर इवेंट को भी क्रिटिसाइज़ किया गया था। और ये हेडक्वार्टर है तबलीगी जमात का, जहां पर लोग इकट्ठा थे जब मना किया गया था कि इकट्ठा नहीं होना है, पब्लिक गैदरिंग नहीं करनी है, तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। आपको तबलीगी जमात के बारे में थोड़ी सी चीज़ पता होनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि ये सोसाइटी फॉर स्प्रेडिंग द फेथ, एक ऐसी सोसाइटी जो कि फेथ को जो है वो स्प्रेड करने के पर्पज के लिए बनाई गई हो। और सुन्नी इस्लामिक मिशनरी मूवमेंट है ये। इसका मेन एम ये है कि ऑर्डिनरी मुस्लिम तक अपनी पहुंच जो है वो प्रोवाइड करना, राइट, और उनका जो विश्वास है इस्लाम में उसको दोबारा से रिवाइव करना। और इसे लॉन्च किया गया था दियोबंद क्लेरिक और प्रोमिनेंट इस्लामिक स्कॉलर मौलाना मोहम्मद इलियास खंडलॉ के द्वारा 1927 में किया गया था मेवाट में। और ये किस पर्पस के लिए किया गया था कि जो मीजो पीजेंट्स हैं, जिसमें ज़्यादातर हम लोग को मुस्लिम्स देखने को मिल रहे थे जो कि लार्जली हिंदू ट्रेडिशंस को प्रैक्टिस कर रहे थे, तो इनको जो है मीजो पेजेंट इनटू द फोल्ड ऑफ ट्रेडिशनल इस्लाम, तो उनको वापस जो है वो इस्लाम के ट्रेडिशन में या फिर इस्लाम का ट्रेडिशन में वापस विश्वास दिलाने के पर्पस के लिए मतलब ये चालू किया गया था कि लोग बाग जो हिंदू धर्म को, हिंदू ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, तो वो वापस से इस्लाम ट्रेडिशंस में को फॉलो करना शुरू कर दें। अब देखो तबलीगी जमात के 6 टोटल प्रिंसिपल्स हैं। एक है कलीमा, इसके अंदर कहा जाता है कि कोई भी भगवान नहीं है, और तबलीगी इसको एक्सेप्ट करते हैं कि कोई भी भगवान नहीं है सिवाय अल्लाह के, और प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो उनके अल्लाह के मैसेंजर है। फिर एक होती है सलात, मतलब 5 समय की नमाज, और एक होती है इल्म और जिक्र, जिसमें कहा जाता है कि अल्लाह जो है वो आपको बता रहे हैं, मतलब अल्लाह की बताई गई कुछ बातें जो होती हैं, जो कि इमाम जो है वो बताते हैं। वहाँ पर आते हैं लोग, मतलब मस्जिद में लोग आते हैं और इमाम जो है वो बताते हैं कि अल्लाह की क्या क्या बातें हैं, अल्लाह जो है वो मतलब क्या मैसेज देकर गए हैं, तो उसके बारे में ये बताते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। कुरान पढ़ी जाती है और हदीस वगैरह जो है वो पढ़ी जाती है। यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं और साथ में मिलकर खाना खाते हैं। एक कम्युनिटी और आइडेंटिटी का सेंस यहाँ पर प्रमोट होता है। और इकरम ए मुस्लिम की बात करें गाइस, तो इसमें फेलो मुस्लिम को सम्मान के साथ जो है वो आपको ट्रीट करना है, यानी कि आपके जो मुस्लिम भाई बंधु हैं उसको आपको सम्मान देना है, राइट। तो वो चीज़ इसके अंदर रहती है। अब इखलास ए नियत की हम बात करें तो सिंसियरिटी ऑफ इंटेंशन
सिंसियर इंटेंशन होना चाहिए, कोई खराब नापाक जो है वो इंटेंशन नहीं होना चाहिए किसी का भी किसी भी चीज में। दावत और तबलीग की बात करें गाइस, या फिर प्रोसेल्टिज्म की बात करें, या प्रोसेल्टिज्म होता क्या है, दिस इज द एक्ट और फैक्ट ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्शंस विच इनवाइट इट। तो मतलब कि लोगों को जो है वो अपने धर्म के बारे में बताकर, मैसेज जो है वो बताकर और लोगों को शामिल करो, राइट। तो ये चीज इसके अंदर रहती है। तो ये 6 प्रिंसिपल्स के ऊपर आधारित हम लोग को तबलीग जमात देखने को मिलती है। अब देखो, पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन्स पेट्रोल एक्ट 1918, तो ब्रिटिशर के ज़माने का ये कानून है। तो ये बताया जा रहा है कि इसको लागू किया गया है हरियाणा के अंदर पंचकूला में। जो भी लॉकडाउन के दौरान जो मूवमेंट है लोगों का, उसको बंद करने के लिए, कर्टेल करने के लिए। तो और डिप्टी कमिश्नर जो पंचकूला के हैं, उन्होंने ये ऑर्डर को पास किया है। और इस ऑर्डर का सेक्शन 3 जो है, ये उन्होंने कहा है कि ऑल एबल बॉडीड मेल इनहेबिटेंट्स ऑफ द विलेज, कि जितने भी जो पुरुष हैं, राइट, वो उस गांव के, वो सभी के सभी आए और आकर अब पेट्रोल ड्यूटी करें, ये चेक करें दिन रात कि कोई आपके गांव के अंदर एंटर तो नहीं कर रहा बाहर से, या अननेसेसरी कोई घूम तो नहीं रहा है। तो मतलब कि यहाँ पर कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के लिए ये कानून हमें देखने को मिलता है। और एम इस पेट्रोल का ये है कि लोगों के ऊपर निगरानी रखना कि जो भी आ रहा है इस गांव में, उसके पास वैलिड पास है कि नहीं, और सोशल डिस्टेंसिंग लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके लिए ये चीज हमें देखने को मिलती है। मतलब कि वॉलंटियर्स, कि गांव से वॉलंटियर्स होते हैं गांव के अंदर, और वो जो है वो समय समय पर चेक करते रहते हैं कि पूरी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर तरीके से मेंटेन है कि नहीं है। ये लॉ पहली बार लागू हुआ था 1918 में पंजाब के अंदर, पहले के टाइम पर पंजाब के अंदर, जहां पर नाइट पेट्रोल ड्यूटी जो है वो चला करती थी। मतलब कि रात में देखा जाता था कि कहीं उस गांव के अंदर कोई बाहरी क्षेत्र का व्यक्ति तो अंदर नहीं आ गया। और इस एक्ट के तहत जो डेप्यूटी कमिश्नर होते हैं पंजाब की डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट के, तो वो एक ऑर्डर पास कर सकते हैं और उनके विलेज में जो भी व्यक्ति है, मेल, अडल्ट मेल और एबल बॉडी है, राइट, एबल बॉडी का मतलब कि वो, मतलब उसको कोई फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको कहा जा सकता है कि भाई पेट्रोलिंग करो और अपने गांव जो है उसकी थोड़ी रक्षा करो, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। आपको सिर्फ इसके कानून के बारे में बस थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या कानून है ये, राइट। और जो भी इंडिविजुअल जो है वो इस कानून को फॉलो नहीं करते, उल्लंघन करते हैं, तो उनको मतलब मैक्सिमम 100 रुपए का फाइन जो है वो लगाया जाता है, इम्पोज किया जाता है। स्ट्रैंडेड इन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया है स्ट्रैंडेड इन इंडिया, जो कि एक वेबसाइट, एक पोर्टल है, जिसका एम ये है कि फॉरेन टूरिस्ट जो है उनको सपोर्ट करना। पोर्टल का मेन एम ये है कि उनको फॉरेन टूरिस्ट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, जो कि हमारी कंट्री के अंदर आज की डेट में लॉकडाउन के चलते फंस गए हैं। बियर बाइल की बात करेंगे इस बियर बाइल, तो ये फॉर ट्रीटिंग सीवियर एंड क्रिटिकल केसेस ऑफ कोविड-19, चाइनीज गवर्नमेंट हैज रिकमेंडेड एन इंजेक्शन ऑफ 10 रिक्विंग विच कंटेन्स बियर बाइल। तो ये चाइनीज सरकार ने कहा है कि जो भी इन्फेक्शन है कोरोना वायरस का, यानी कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, सीवियर केसेस हैं, उनको बियर बाइल का इंजेक्शन जो है वो लगाओ। और इस इंजेक्शन का नाम है ये 10 रे क्विंग इंजेक्शन, हमें देखने को मिल रहा है। बियर बाइल का उपयोग जो है वो चाइनीज मेडिसिन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, और ये 1300 सालों से चला आ रहा है। बाइल बेसिकली लीवर जो सीक्रेट करता है ना जूस को, वो बाइल जूस होता है। तो वही वाली बात यहाँ पर बताई जा रही है, और ये गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है। तो वही वाला जूस की यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये बाइल जो होता है बियर का, जो हमें देखने को मिलता है, बाइल बियर से लिया जाता है, बियर भालू, और उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि हाई होता है उर्सो डिऑक्सी कॉलिक एसिड, जिसे उर्सोडियोल कहते हैं, तो वो काफी ज्यादा होता है। तो वो कहते हैं कि लिवर की डिजीज जो है वो ठीक करने में काफी सही रहता है। तो कह रहे हैं कि जो भी कोविड-19 के पेशेंट है उनको बियर बाइल जो है वो दिया जाए। तो ये बियर बाइल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि भालू का बाइल जूस हमें देखने को मिलता है, राइट। देखो, अम्बू बैग की यहाँ पर बात हो रही है, या फिर बैग वॉल्व मास्क की यहाँ पर बात हो रही है। तो हमारी कंट्री के अंदर वेंटिलेटर का बहुत ज्यादा शॉर्टेज पड़ गया था, तो हमारी सरकार ने IIT हैदराबाद से कहा कि बैग वॉल्व मास्क जो है उस पर विचार करें, और इसको एक ऑल्टरनेट के तौर पर जो है वो उपयोग किया जाए कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, ये मदद करती है, ये ब्रीदिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराने में इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान। सफर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। तो ये इंडिया के अंदर ही डेवलप की गई ये सफर हम लोग को देखने को मिल रही है, ये सिस्टम हम लोग को देखने को मिल रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये चलाई जाती है, ये सिस्टम ऑपरेट किया जाता है। ये रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो प्रोवाइड कराता है 24/7 बेसिस पर। कलर कोडिंग इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। 72 आवर एडवांस में वेदर फोरकास्टिंग करके ये बताता है। ये बेसिकली हेल्थ एडवाइजरी भी जो है वो इशू करता है,
और जिससे कि सिटीजन जो है वो पहले से प्रिपेयर हो जाए कि एयर की क्वालिटी जो है वो किस टाइप की है। तो ये सफ़र के बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए। अब वेज एंड मींस एडवांस की बात करें गाइस, तो ये टेम्पररी लोन फैसिलिटी है जो कि आरबीआई सरकार को देती है। याद रखना, वेज एंड मींस एडवांसेस क्या है, तो लोन फैसिलिटी टेम्पररी बेसिस पर जो हमें देखने को मिलती है, जो आरबीआई सरकार को देती है। सरकार इस पर इंटरेस्ट पे करती है आरबीआई को, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो सेम होता है जो कि रेपो रेट का हमें देखने को मिलता है। और टेन्योर जो होता है इसका वेज एंड मींस एडवांस का वो 3 मंथ का हमें देखने को मिलता है। अब इन केस वेज एंड मींस एडवांसेस आउटस्टैंडिंग कंटिन्यूज फॉर मोर देन 3 मंथ्स, तो 3 महीने से अगर ज्यादा हो गया कि सरकार वापस पे नहीं कर पाई, 1% और जो है वो लागू कर दिया जाता है इंटरेस्ट पर एज अ पेनाल्टी के तौर पर। ये चीज आप कह सकते हो। और लिमिट जो वेज एंड मींस एडवांसेस की जो होती है वो म्यूचुअली डिसाइड करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और वेज एंड मींस एडवांस स्कीम जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हमें देखने को मिलती है, लाई गई थी 1997 में, जिस समय हम लोगों ने 40 साल पुराने सिस्टम को जो है वो फिनिश कर दिया था, खत्म कर दिया था। वो भी लोन से रिलेटेड ही था, और उसका जो नाम था वो था एडहॉक टेम्पररी ट्रेजरी बिल्स। ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डेफिसिट्स वगैरह हुआ करते थे, मतलब कि लोन्स वगैरह हुआ करते थे, उसको फाइनेंस करने के पर्पस के लिए लाया गया था।